डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस लेक्चर में, जहां हम आज पढ़ने वाले हैं वज्र गुणनखंड विधि। वज्र गुणन विधि का प्रयोग करके हमको दो चरों वाले रैखिक समीकरणों को हल करने हैं। तो पहले जान लेते हैं वज्र गुणन विधि होता क्या है, उसका सूत्र क्या होता है, फार्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले आपको याद करने की एक ट्रिक बता देता हूँ। वज्र गुणनखंड विधि में सबसे पहले आप x लिख लो, y लिख लो और 1 लिख लो, बटे लगा दो सब में, ठीक है। फिर आपको यहां शुरू करना है ए, थोड़ा सा गैप छोड़ के बी, ए बी, फिर क्या आता है बी सी, बी सी, सी ए, सी ए, हो गया। अब इन सब में माइनस कितना करना है, फिर यहाँ पे 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। बहुत ही सिंपल सा है। क्या करना है, सबसे पहले एक्स वाई और 1 लिख देना है, ठीक है। और फिर क्या करना है, यहां से शुरू करना है ए बी, बी सी, सी ए, ठीक है। फिर माइनस का चिन्ह लगाने के बाद 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 ये कर देना है। यही क्या हो गया, वज्र गुणन विधि के लिए क्या हो गया, सूत्र हो गया। अब आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। प्रश्नावली 3.5 के पहले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि पहले ज्ञात कीजिए कि निम्न दिया गया समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अद्वितीय हल होगा या फिर कोई हल नहीं होगा। तो इसको पहले हम चेक करेंगे। यदि अगर अद्वितीय हल हो रहा है, ठीक ना, अद्वितीय हल की स्थिति में हमको क्या करना है, वज्र गुणन विधि का प्रयोग करके सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले इसको चेक कर लेते हैं कि इसका क्या होता है, हल होता है भैया कि नहीं होता है। देख लेते हैं। चूंकि यहां देख रहे हैं a1 इक्वल टू कितना है, 1 है, a2 इक्वल टू कितना है, 3 है, b1 इक्वल टू कितना है, माइनस का 3 है, b2 इक्वल टू कितना है, यहाँ पे माइनस का 9 है, और क्या है हमारा c1 इक्वल टू माइनस का 3 है, c2 इक्वल टू क्या है, माइनस का 2 है। इतना चीज दिया हुआ है। क्या किए हम लोग, समीकरण एक और दो की तुलना क्या कर दिए हैं, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के व्यापक रूप से तुलना कर दिए हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गया है। अब हम लोग इसका अनुपात निकाल के देख लेते हैं। a1 बटे a2 करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/3, ठीक है। ये भी बात b1 बटे b2 करते हैं तो माइनस का 3 बटे माइनस का 9, तो माइनस माइनस कट जाएंगे, 3 इकाई 9 मतलब 1/3, ये भी सही है। c1 बटे c2 जब करते हैं, माइनस का 3 और माइनस का 2 एक कट जाएंगे, बाकी ये नहीं कटेगा। तो यहाँ पे दिखा जा रहा है कि a और a दोनों बराबर हैं, बट ये नहीं बराबर है, ठीक ना। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 है, बट c1 बटे c2 बराबर भी नहीं है। तो लिख लेंगे चूंकि a1 बटे a2 बराबर 1/3, b1 बटे b2 बराबर 1/3 हुआ, c1 बटे c2 बराबर 3/2, अर्थात क्या है यहाँ पे, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2 है। अतः जब इस स्थिति में क्या होता है, इस स्थिति में अगर हम रेखा पे दर्शाते हैं तो रेखा क्या होता है, रेखा निरूपण उसका समांतर होता है और इसका कोई हल नहीं होगा और असंगत होगा है, ठीक है। तो जब इसका कोई हल ही नहीं होगा तो हमको आगे करना ही नहीं है, सॉल्व भी नहीं करना है, वज्र गुणन विधि का प्रयोग करना ही नहीं है। तो लिख देंगे यहाँ पे, अतः दिए गए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। हो गया। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है 2x प्लस का y इक्वल टू 5, 3x प्लस का 2y बराबर 8। यह समीकरण हमको दिया हुआ है, समीकरण 1 और समीकरण 2। इसको हमको पहले जांच करना है कि इसके अद्वितीय हल होंगे या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे या फिर कोई हल नहीं होगा। पहले जांच कर लेंगे। अगर अद्वितीय हल की स्थिति में क्या करेंगे, वज्र गुणन विधि का प्रयोग करके इसको सॉल्व कर देंगे। तो पहले देख लेते हैं। चूंकि यहाँ इसकी तुलना कर देते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण के व्यापक रूप से, तो a1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और a2 इक्वल टू कितना है, 3 दिया है, b1 इक्वल टू कितना दिया है, 1, b2 इक्वल टू 2, c1 इक्वल टू ये जो 5 है इस साइड पंचांतर होकर कहाँ चला जाएगा, इस साइड चला जाएगा, तो माइनस का
5 हो जाएगा C1 का मान, और C2 का मान कितना हो जाएगा, पक्षांतर होगा 8, तो माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसका अनुपात निकाल लेते हैं। A1 बटे A2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3, B1 बटे B2 इज इक्वल टू 1/2, और C1 बटे C2 माइनस का 5 बटे माइनस का 8, माइनस माइनस आपस में कटेंगे, 5/8 नहीं कटेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, यहां से साफ तौर से दिख रहा है कि A1 बटे A2 का मान B1 बटे B2 के मान के बराबर में नहीं है। ठीक है, तो लिख लेंगे चूंकि यहाँ A1 बटे A2 डज नॉट इक्वल टू B1 बटे B2 है। इस स्थिति में क्या होता है, यदि हम ग्राफीय निरूपण इसका करते हैं, ग्राफीय निरूपण में होता है कि रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं। क्या होती है, रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं। अगर हम इसका बीजगणितीय निरूपण निकालें तो होगा किसका, अब केवल अद्वितीय हल होगा। क्या होगा इसका, केवल एक हल होगा इसका। तो लिख लेंगे अतः दिए गए समीकरण का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल हो गया इस समीकरण का। तो बोला जा रहा है, पहले के क्वेश्चन में ही बोला था कि यदि अद्वितीय हल की स्थिति में वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। तो वज्र गुणन विधि से हल कर लेते हैं। तो वज्र गुणन विधि का सूत्र क्या होता है, लिख लेंगे वज्र गुणन विधि से, तब वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि के सूत्र से जब करेंगे तो उसके लिए सूत्र याद करने का ट्रिक बता दिया हूं। क्या करना है, x लिख लेना है, y लिख लेना है और 1 लिख लेना है सबके बटे में। ठीक, फिर यहां से शुरू करना है a b, थोड़ा जगह दे देखिए। ठीक है, फिर यहां लिखना है b c, यहाँ पे c a, फिर इसमें लिखते जाना है 1 2 2 1, 1 2 2 1, 1 2 2 1। इजी से याद हो जाएगा, इधर बराबर बराबर, इनमें माइनस लगा देना सभी में। हो गया, ये वज्र गुणन विधि का सूत्र तैयार हो गया। तो ऊपर से मैं मिटा देता हूं, आप नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे करेंगे जब हम लोग तो क्या होगा, x बटे b1 का मान कितना है, यहाँ पे b1 ये है हमारा ना, b1 का मान है हमारा 1 गुणे c2 का मान कितना है हमारा, माइनस का 8 था, तो माइनस का 8। ठीक, और माइनस का इधर लग जाएगा। और बोला है b2 का मान कितना है हमारा, b2 ये है, b2 का मान है 2 गुणे c1 का मान कितना था, माइनस का 5। ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा y बटे c1 का मान है माइनस का 5, फिर a2 का मान है 3। ठीक है, माइनस है तो माइनस रहेगा। अब फिर c2 का मान है माइनस का 8, फिर गुणे हो जाएगा कितना, a1 का मान है हमारा 2। ये हो गया, इज इक्वल टू 1 बटे a1 का मान है हमारा 2, b2 का मान कितना है, वो भी है हमारा 2, माइनस लग जाएगा। फिर a2 का मान कितना है, a2 का मान 3 है, तो 3 कर लेंगे। फिर है b1 का मान कितना है, 1 है। कितना चीज हो गया। अब आगे जब सॉल्व करेंगे, x बटे 8 का 8, तो माइनस का 8 हो जाएगा यहाँ पे, और 5 दूनी 10 हो जाएगा, माइनस का 10, और माइनस का 10 का यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का यहाँ पे 10 हो जाएगा, माइनस का गुणा होगा तो। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा y 5 या 15, माइनस का 15 होगा, माइनस माइनस कट जाएंगे तो हो जाएगा 8 दूनी 16, प्लस का यहाँ पे क्या हो जाएगा 16, यहाँ 1 बटे 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 में से 3 घट जाएगा, माइनस का 3। ठीक है, अब क्या बच जाएगा, x बटे 2 y बटे 1, इधर 1 बटे 1 हो गया। कितना चीज हो गया। अब हमको x के और y के मान ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो x वाला पद है और y वाला पद है उन दोनों के बराबर में क्या लेंगे, 1 बटे 1 ले लेंगे, जो अचर वाली मान है। ठीक है, उसको रख लेंगे। तो क्या करेंगे, अब x बटे 2 बराबर 1 बटे 1 और y बटे
1 बराबर 1/1 हो गया। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 यहां से, और y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। यही हमारा हल हो गया। तो इसको आप नोट कर लीजिए। वज्रगुणन विधि मेन सूत्र है। सूत्र आपको याद करने के लिए ट्रिक बता दिया हूं। क्या करना है, पहले x लिखना है, y लिखना है, 1 लिखना है, फिर जगह दे दे के हल्का सा ए बी ए बी ए बी ए बी, फिर बी सी बी सी बी सी बी सी, फिर सी ए सी ए, फिर 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1, ठीक है। फिर बराबर लगा देना, इधर बीच में क्या कर देना, सब में माइनस लगा देना है। फिर मान रख देने हैं a1 के, b1 के, c1 के, a2 के, b2 के, c2 के। फिर इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए। और इसी तरह से पहला का तीसरा और चौथा क्वेश्चन भी होगा, तो उसको आप स्वयं से हल कर लेंगे, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा का पहला। बोला जा रहा है a और b के किस मान के लिए रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए क्या चाहिए होता है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 इज इक्वल टू c1 बटे c2। जब a1 बटे a2 और b1 बटे b2 और c1 बटे c2 जब तीनों मान बराबर होते हैं तो क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए होता है, ठीक है। तो पहले लिख लेंगे हल। चूंकि पहले लिख लेते हैं यहां a1 इज इक्वल टू कितना है, 2 है, a2 इज इक्वल टू कितना है, a माइनस का b है, b1 इज इक्वल टू कितना है, यहाँ पे 3 है, c1 इज इक्वल टू कितना है, माइनस का 7 है, ठीक। b2 इज इक्वल टू कितना है, a प्लस का b है, और c2 इज इक्वल टू है माइनस का 3a प्लस का b माइनस का 2। इतना है, इतना हमको मान दिया है। अब इस समीकरण के लिए हमको क्या करना है, इन दोनों समीकरणों के लिए अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए हमको हल ज्ञात करने हैं। तो क्या कर देंगे, अपरिमित रूप से, चूंकि दिए गए समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए, अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1 बटे b2 इज इक्वल टू c1 बटे c2 एक गुणधर्म होता है, ठीक है। जब एक गुणधर्म होता है तो हम लोग फिर मान बराबर कर लेते हैं। तो 2 बटे a माइनस का b इज इक्वल टू हो जाएगा 3 बटे a प्लस का b, इधर हो जाएगा माइनस का 7 माइनस का 3a b माइनस 2, यह हो जाएगा कोष्टक बंद। इतना हो जाएगा तो हम इधर से इस माइनस को माइनस में काट सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करना है हमको, ये वाला जो मान है इसके साथ एक बार लेके चलेंगे, फिर इस वाले मान को इसके साथ लेके चलेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब 2 बटे a माइनस का b बराबर 7 बटे 3a प्लस का b माइनस का 2। क्या हो जाएगा, तिरक गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 7a माइनस का b इज इक्वल टू 2 गुणे 3a प्लस b माइनस का 2। तो हो जाएगा 7a माइनस का 7 b, इधर हो जाएगा 2 3 6a, ठीक है, प्लस का 2b, 2 दूना 4 हो जाएगा। अब पक्षांतर कर लेते हैं तो हो जाएगा 7a माइनस का 6a, इस साइड आ गया तो माइनस का 7b, इधर से आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 2b, ठीक है, इधर माइनस का 4 है ही। आगे जब करेंगे तो 7a में से 6a घट जाएगा तो बचेगा सिंपल सा a, और a आपस में जुड़ जाएंगे तो 7 और 2 हो जाएंगे माइनस का 9b, 9b हो जाएगा, और इधर का माइनस का 4 है ही। तो इसको क्या कर लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। ये समीकरण 1 हो गया। अब इसी तरह से इस वाले मान को और इस वाले पूरे मान को लेके चलेंगे हम लोग, वह 3 बटे a प्लस b इज इक्वल टू 7 बटे, माइनस माइनस आपस में कट गए हैं तो हो जाएगा 3a प्लस b माइनस का 2, इतना ही है। गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 7 गुणे a प्लस का b इज इक्वल टू 3 गुणे 3a प्लस
बी माइनस का 2 इतना हो जाएगा। 7 के साथ गुणा करेंगे तो 7a प्लस 7b इतना हो जाएगा। 3 तिकाइन 9a प्लस 3b माइनस का 3 दूनी 6 इतना हो जाएगा। अब पक्षांतर कर देते हैं। पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इधर से हम इसको उस साइड ले जाते हैं तो 9a माइनस का 7a प्लस का 3b माइनस का 7b माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। तो 9a में से 7a जब घट जाएगा तो हमारा हो जाएगा 8 9 2a बचेगा प्लस का, और इधर माइनस का 4b बचेगा और a इस साइड चला जाएगा तो प्लस का 6। a हो गया हमारा समीकरण 2 हो गया। हमको समीकरण 1 और 2 मिल गए हैं। अब इन समीकरण 1 और 2 को चाहे तो विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से या फिर वज्र गुणन विधि जो बताए हैं उनसे किसी एक विधि से क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो हमको a और b के मान प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो इतना आप नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग सॉल्व करते हैं इन समीकरणों को। नोट कर लीजिए जल्दी। अब आगे सॉल्व करते हैं, इसको इधर मिटा देते हैं, जगह नहीं है तो। समीकरण 1 और 2 हमको मिल चुके हैं। समीकरण 1 है हमारा a माइनस का 9b इज इक्वल टू माइनस का 4, यह समीकरण 1। और इधर क्या है 2a माइनस का 4b इज इक्वल टू 6, ये है हमारा समीकरण 2। इसको हम वज्र गुणन विधि से हल कर देते हैं। तो यहाँ पे a1 का मान कितना है देख लेते हैं। a1 का मान कितना है, यहाँ पे 1 है। a2 का मान कितना है, यहाँ पे 2 है। b1 का मान कितना है, यहाँ पे b1 का मान है माइनस का 9। b2 का मान कितना है, माइनस का 4। c1 का मान कितना है, इस साइड पक्षांतर होगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। c2 का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। ये हो गया वज्र गुणन विधि से। वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से सूत्र क्या होता है, x y और 1 a b b c c a माइनस 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 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1, ये हमारा सूत्र हो गया वज्र गुणन विधि के लिए। अब क्या करेंगे, मान रख देंगे सब में। यहाँ पे x y के जगह पे क्या है, a और b है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, a लिख देंगे, और यहाँ पे क्या है b है तो b लिख देंगे। ठीक है, तो a बटे b1 का मान है माइनस का 9। ठीक है, और c2 का मान है माइनस का 6। ये आपस में गुणा हो जाएंगे। इधर है b2 और c1, b2 का मान है माइनस का 4 और c1 का मान है वो भी 4 ही है प्लस का। इधर हो जाएगा b बटे c1 मतलब कि 4 गुणे a2 का मान 2 माइनस c2 का मान है हमारा माइनस का 6, और क्या हो जाएगा a1 का मान है 1। इतना हो गया। साइड इधर मिटा देते हैं। 1 बटे इधर क्या हो जाएगा, a1 का मान है 1, फिर b2 का मान है माइनस का 4, इधर माइनस होगा। a2 का मान है 2, फिर b1 का मान है माइनस का 9। इतना हो जाएगा। अब आगे क्या होगा, a बटे 54, माइनस माइनस आपस में कट जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 54, और इधर माइनस माइनस कट के क्या हो जाएगा 4 चौक 16, और यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस आपस में कटेंगे 4 चौक 16 हो जाएगा। ठीक है, इधर क्या बचेगा b बटे 4 दूनी 8 प्लस का 8 हो जाएगा, और 6 कम 6 प्लस का इधर 6 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इधर क्या होगा 1 बटे 4 1 कम 4 माइनस का 4 होगा यहाँ पे, और 9 दूनी 18 प्लस का 18,
ठीक है, तो a बटे इन सबको जोड़ लेंगे तो 6 4 10 की शून्य हासिल आया 1 और 5 1 6 1 7 70 हो जाएगा। इधर हो गया b बटे 8 6 14 हो गया। इधर कितना बचेगा, 18 में से 4 घट जाएगा तो प्लस का 14 बचेगा, 1 बटे 14 बचेगा। अब इसको आगे सॉल्व जब करेंगे हम लोग, a बटे 70 बराबर में लिख के चलेंगे इसको 1 बटे 14, कितना, तो हो जाएगा 14a बराबर 70, a बराबर हो जाएगा 70 बटे 14, तो आ जाएगा 5, a का मान कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, और इसी तरह से b का मान जब निकालेंगे तो b बटे कितना है 14 इज इक्वल टू 1 बटे 14, तो हो जाएगा 14b इज इक्वल टू हो जाएगा 14, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 14 बटे 14, तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। तो b और a के मान हमको ज्ञात हो गए हैं, तो अब लिख लेंगे अतः a बराबर 5 और b इज इक्वल टू 1 के लिए दिए गए समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। हो गया, यही हमारा आंसर हो गया, तो इसको आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें बोला है कि के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, कोई हल नहीं कब होता है, जब a1 बटे a2 बराबर होता है b1 बटे b2 और ये बराबर नहीं होता है c1 बटे c2। इस स्थिति में क्या होता है, रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है। तो लिख लेंगे, चूंकि यहां पहले देख लेते हैं a1 और b1 का मान कितना दिया, a1 इज इक्वल टू दिया है हमारा 3, a2 इज इक्वल टू दिया है 2k माइनस का 1, b1 इज इक्वल टू दिया है हमारा 1, c1 इज इक्वल टू दिया है माइनस का 1, 75 हो जाएगा तो, और इधर b2 इज इक्वल टू k माइनस का 1, ठीक, और दिया है c2 इज इक्वल टू माइनस का c2 इज इक्वल टू दिया है माइनस का 2k प्लस का 1, इतना चीज दिया है। अब हम इनका लिखेंगे कोई हल नहीं के लिए, ठीक ना, निम्न समीकरण युग्म के कोई हल नहीं के लिए कौन सा गुणधर्म प्रयोग होगा, a1 बटे a2 बराबर होना चाहिए b1 बटे b2, बराबर नहीं होना चाहिए c1 बटे c2। तो मान रख देते हैं, a1 का मान है 3 बटे 2k माइनस का 1 इज इक्वल टू हो जाएगा b1 बटे b2 का मान 1 बटे k माइनस 1, c1 बटे c2 का मान माइनस 1 बटे माइनस 2k प्लस 1, माइनस माइनस आपस में कट जाएंगे। अब हम दोनों को लेके चलते हैं, तो हो जाएगा हमारा 3 बटे 2k माइनस का 1 इज इक्वल टू 1 बटे k माइनस 1, फिर एक गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 3k माइनस का 3 इज इक्वल टू 2k माइनस का 1। इधर 3k में से इधर 2k घटा देंगे, इस साइड पर 76 होगा तो इधर माइनस का 1 है, ये इस साइड जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 3k में से 2k घटेगा तो बचेगा k इज इक्वल टू इधर हो जाएगा 2, तो k का मान कितना आ गया 2। तो k बराबर 2 के लिए ये जो रैखिक समीकरण युग्म दिया है क्या होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर, तो इसको नोट कर लीजिए।